हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग त्रिपाठी, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पीड स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो सीटेट की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंतर्गत हम सीटेट जो है 2014 में पूछे गए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विषय से पूछे गए सभी प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। तो आइए देखते हैं। ये सभी प्रश्न जो सीटेट 2014 में पूछे गए थे और यह पेपर सितंबर माह में आयोजित हुआ था। सितंबर 2014 में जो है ये पेपर आयोजित हुआ था। और ये पेपर जो है पेपर फर्स्ट है, यानी 1 से 5 तक का पेपर है। अब यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये हमारे पास जो है मेन पेपर है, ऐसे ही पेपर आपको एग्जाम में मिलेगा, इसका PDF है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? पहला है जितनी संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। दूसरा है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। तीसरा है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। चौथा है सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है जो है इसका राइट आंसर एक समृद्धि और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, यही इसका राइट आंसर है। देखिए, जो है बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो अधिगम, अनुभव और परिपक्वता के द्वारा होता है। यानी आप कह सकते हैं अनुभव, परिपक्वता और अधिगम के द्वारा संज्ञानात्मक विकास होता है। आप जानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत चिंतन करना, तर्क करना, कल्पना करना, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, बुद्धि इत्यादि शक्तियाँ क्या होती हैं? इत्यादि शक्तियाँ सम्मिलित होती हैं। और जो बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो चरणबद्ध तरीके से होता है। और इसी कारण जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं बताई थी, और चारों अवस्था का जो नाम है, पहला उन्होंने बताया था क्या? पहला उन्होंने बताया था इंद्रिय जनित गामक अवस्था। क्या बताया था? इंद्रिय जनित गामक अवस्था बताया था। और दूसरा उन्होंने बताया था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा क्या था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा उन्होंने बताया था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था? अमूर्त। और इंद्रिय जनित गामक अवस्था के समय है 0 से 2 वर्ष, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है 7 से 11, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है 11 वर्ष के आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय। चौथा मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, यानी विकास जो होता है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है, लेकिन अभिवृद्धि जो होता है वो केवल मात्रात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 3। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला आनुवंशिकी एवं वातावरण, दूसरा व्यवहार एवं वातावरण, तीसरा वातावरण एवं जीव विज्ञान, चौथा वातावरण एवं पालन पोषण। तो यहाँ पर राइट आंसर है आनुवंशिकी एवं वातावरण, यानी प्रकृति जो पोषण विवाद का जो संबंध है वो आनुवंशिकी और वातावरण से है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? पहला है स्वास्थ्य क्लब, दूसरा है परिवार, तीसरा इको क्लब, चौथा है सार्वजनिक पुस्तकालय। तो यहाँ स्वास्थ्य क्लब निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय एजेंसी है। परिवार भी सक्रिय एजेंसी है, इको क्लब भी सक्रिय एजेंसी है, यही जो है सार्वजनिक पुस्तकालय निष्क्रिय एजेंसी है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो जो है सार्वजनिक पुस्तकालय, क्योंकि प्रश्न में दिया है कौन सी निष्क्रिय एजेंसी है, यानी किसके द्वारा समाजीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब द्वारा तो होगा, लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा जो है नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वाइगोटस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन सी पहलू की उपेक्षा होती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है कहा है कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? आपको हम बता दें कि वाइगोटस्की ने बालक के विकास में समाज का और उसकी संस्कृति का और भाषा को महत्वपूर्ण माना था। तो यहाँ पर जो जैविक है वो ऑप्शन जो है, यही ऑप्शन जो है यहाँ पर जो है सही है इसका, यानी कि यहाँ पर वाइगोटस्की के सिद्धांत में विकास के जो वाइगोटस्की का सिद्धांत था जो विकास के परिप्रेक्ष्य में दिए थे, उसमें जैविक की उपेक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर जैविक की उपेक्षा हो रही है, यानी जैविक का संबंध इससे नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? पहला दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा दिया है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, चौथा दिया है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर देखिए दिया है 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर सम्मिलित होता है? तो आपको अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था होता है तो जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। तो यहाँ पर तो एक तो यहीं से आप क्लियर कर सकते हैं, 1 वर्ष की बात किया है तो इसका आंसर इंद्रिय जनित गामक स्तर होगा। तो इंद्रिय जनित देखिए इंद्रिय जनित जो गामक स्तर है वो क्या है? उसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं अपने किसी कार्य को अपने इंद्रियों के सहारे करते हैं और जो है जैसे वस्तु को हाथ से पकड़ेंगे, उसको मुंह में डालेंगे। तो और यहाँ पर देखिए जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था का जो मेन लक्षण होता है वो वस्तु अस्थायित्व होता है। कौन सा अस्थायित्व होता है ये आप ध्यान देंगे, वस्तु अस्थायित्व होता है। तो ये अगर आपसे पूछा जाएगा वस्तु अस्थायित्व का गुण जो होता है किस अवस्था में पाया जाता है वस्तु अस्थायित्व का गुण, तो आप किस में बताएंगे? आप बताएंगे इंद्रिय जनित गामक अवस्था बताएंगे। आप ये जानते हैं कि वस्तु अस्थायित्व होता क्या है? देखिए इसमें वस्तु अस्थायित्व में बालक यह जान पाता है कि घटनाएं एवं वस्तुएं तब भी उपस्थित रहती हैं जब वो हमारे सामने नहीं होती हैं। यानी अगर बालक, देखिए एक चीज़ है बालक के सामने जब कोई वस्तु हो तो उसके बारे में सोचता है, लेकिन वो जो है अगर वस्तु को उसके सामने से हटा लिया जाए फिर भी वो उस वस्तु के बारे में सोचता है। तो यही उसका क्या है जो है वस्तु अस्थायित्व है। वस्तु अस्थायित्व यानी वो जो वस्तु उसके मस्तिष्क पे तब भी विद्यमान रहता है हटा लेने के बावजूद भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है देखिए रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए यहाँ पर देखिए ये कहा रिया कक्षा की पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, तीसरा प्रतिक्रिया, चौथा है सहयोग की नैतिकता। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका राइट आंसर होगा सहयोग की नैतिकता पर आधारित है, यानी सहयोग की नैतिकता रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? आपको हम सीटेट 2013 वाला पेपर जब हल करवा रहे थे तो उसमें ये चीज़ बताए थे। तो यहाँ पर देखिए बुद्धि का जो त्रितंत्र सिद्धांत है आप जानते हैं वो स्टर्नबर्ग द्वारा दिया गया था, या त्रिस्तरीय आप सिद्धांत यहाँ बताया स्टर्नबर्ग का जो है बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत। यहाँ पर ध्यान दीजिए कभी कभी बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत पूछता है। तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जेपी गिलफर्ड हैं, और यहाँ पर स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत है, यानी जो त्रितंत्र सिद्धांत होता है स्टर्नबर्ग का। पहला इसमें ऑप्शन दिया है, कहा है व्यवहारिक बुद्धि सिद्धांत का एक रूप है व्यवहारिक बुद्धि, दूसरा प्रायोगिक बुद्धि, तीसरा है जो है संसाधन पूर्ण बुद्धि, और चौथा है गणितीय बुद्धि। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है, देखिए हम उस दिन बताए थे कि जो है त्रितंत्र सिद्धांत में जो है निम्नलिखित 3 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया गया था। एक व्यवहारिक बुद्धि था, और दूसरा अनुभवजन्य बुद्धि था, तीसरा जो है घटकी बुद्धि यानी अवयव बुद्धि। तो यहाँ पर जो है देखिए व्यवहारिक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यवहारिक बुद्धि होगा, यानी कि यही जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? तो देखिए डेविड बैचलर, एल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग।
तो यहाँ पर सभी लोग जान रहे होंगे, ये जो है कई बार प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण जो है अल्फ्रेड बिने ने किया था। हालांकि इसमें इनके मित्र का भी बहुत बड़ा योगदान था, सहयोग था, जिनका नाम साइमन था जो है। इसीलिए इन 1905 ईस्वी में जो है जो इनका पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण जो हुआ था, तो उसका जो नाम दिया गया था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण दिया गया था। कौन सा नाम दिया गया था? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। सही। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? पहला है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना, उसमें हेरफेर करना। दूसरा सही व धारा प्रवाह बोलना। तीसरा है जानना, समझना व लिखना। चौथा है व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। उसमें क्या करना? हेर फेर करना। तो ये चीज़ जो है, ये ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। अगला क्वेश्चन है कक्षा कक्ष में जेंडर यानी लिंग विभेद। पहला है शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, प्रभावित करेगा, ये गलत ऑप्शन है। दूसरा है शिक्षार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। तीसरा है पुरुष शिक्षार्थियों के जो है वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। चौथा है महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो कक्षा कक्ष में जेंडर जो है, लिंग विभेद जो है यहाँ पर शिक्षार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। यानी देखिए अगर किसी भी कार्य में आपको पुरुष को वरीयता देना या महिला को वरीयता देना, ये आप कह सकते हैं कि लिंग विभेद के अंतर्गत ही आएगा जो है। और ऐसे जो है लिंग विभेद जो होता है वो ठीक नहीं होता है। यानी ये कहना उचित नहीं है कि लड़कियां जो होती हैं लड़कों से ज़्यादा बुद्धिमान होती हैं, और जो है लड़के जो होते हैं लड़कियों से बुद्धिमान होते हैं। ये जो होते हैं ये लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की शैली का एक उदाहरण है? चाक्षुष, संग्रहण, तथ्यात्मक और स्पर्श संबंधी। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर है चाक्षुष है। इसका राइट आंसर क्या है? ये है चाक्षुष, यानी चाक्षुष सीखने की शैली का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह कर रहा है, मतलब वह डैश डैश कर रहा है। पहला सीखने का आकलन, दूसरा सीखने के रूप में आकलन, तीसरा सीखने के लिए आकलन, चौथा सीखने के समय का आकलन। देखिए एक शिक्षक जो है कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है, योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो वह कर रहा है सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समय का आकलन। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि ये क्वेश्चन कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो सीखने के लिए आकलन होगा। क्या होगा? सीखने के लिए आकलन। अब दोस्तों आप जानिए कि सीखने के लिए आकलन का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखिए सीखने के लिए आकलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रत्येक बच्चे को यह ज्ञात करवाया जाए कि वह क्या कर रहा है, यह समझाना कि उसे सुधार के लिए क्या करने की आवश्यकता है तथा वहाँ तक कैसे पहुँचना है। यानी कि आप उसको इस तरीके से बल प्रदान करिए कि जिससे वो सीखने के लिए जो है क्या हो जाए, वो अभिप्रेरित हो जाए। तो इसी को हम कहते हैं सीखने के लिए आकलन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं
उन पर कार्य करते हैं। पहला है उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है, ये गलत ऑप्शन है। दूसरा, उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। तीसरा, शिक्षार्थी के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। चौथा, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। यही इसका राइट आंसर होगा। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा कि क्या होगा इसमें, व्यवस्था के लिए ये क्या करेंगे, इसमें व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, जो है यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? देखिए यहाँ पर पहला अफसारी, दूसरा विश्लेषणात्मक, तीसरा मुक्त अंत, चौथा समस्या समाधान। तो आप जान लीजिए जो ग्रेडिंग प्रणाली होती है वो विश्लेषणात्मक होती है। वो क्या होती है, विश्लेषणात्मक होती है। तो यहाँ पर राइट जो है इसका आंसर होगा वो होगा विश्लेषणात्मक होगा। देखिए ग्रेडिंग जो प्रणाली में शिक्षार्थियों को सीधे अंक या श्रेणी में ना विभाजित करके उनको ग्रेड दिया जाता है। जैसे A, B उनका जो कार्य के आधार पर जो है ABCD या वो इस तरीके से उनका जो है ग्रेड उनको प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, छात्राएं गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई होती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। दूसरा, अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। तीसरा है, अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं। अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती है। भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। देखिए ये देखिए भाषिक, इसमें देखिए विकल्प जो चौथा ऑप्शन है, भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। छात्रा की बात अधिक क्षमताएं रखती हैं, छात्राओं की बात किया गया तो ये तो लैंगिक पूर्वाग्रह को बताएगा, प्रदर्शित करेगा इसमें। यानी कि ये जो है इससे ये पता चल रहा है कि छात्राओं में ये क्षमता पाई जाती है, लड़कों में नहीं। तो ये ऑप्शन तो गलत है और ये भी ऑप्शन गलत है। और गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे तर्क करने के बारे में पूछा जाता है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। तो यहाँ पर देखिए ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित नहीं करेगा कि किसको प्रदर्शित नहीं करेगा, लैंगिक भेदभाव को ये प्रदर्शित नहीं करता है। तो यही इसका राइट आंसर है, अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डैश और कहा है अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित है। तो आप ये जान लीजिए, आपको पहले भी हमने बताया है, हमने पहले आपको क्या बताया था कि देखिए अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई यानी पढ़ने में जो अक्षमता होती है वो किससे संबंधित होती है, डिसलेक्सिया। तो यहाँ से जो है आपका आंसर क्या निकल के आ गया, यहाँ से आपका आंसर आ गया डिसलेक्सिया का। अब यहाँ देखिए पठन विकार, इसी तो अक्षरों के क्रम में, जैसे उसने एक बार बताया गया था वाज को सा पढ़ता है और वाज को सा और वाज में डिफरेंस ना कर पाना, तो ये क्या है, डिसलेक्सिया से संबंधित है। तो और अक्सर चाक्षुष स्मृति यहाँ दिया है, तो यहाँ पर जो ये शब्द दिया है चाक्षुष स्मृति दिया है, तो ये भी क्या है, चाक्षुष क्या है, किससे संबंधित हो गया, ये जो होगा डिसलेक्सिया से ही संबंधित होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ये पहला वाला ऑप्शन है, यानी ये क्या है, डिसलेक्सिया है। यानी आप कह सकते हैं शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का जो ह्रास है
वो डिस्लेक्सिया से संबंधित है। और डिस्लेक्सिया को शब्द अंधता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द अंधता भी, इसको हम क्या कहते हैं? कहते हैं शब्द अंधता कहते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर है जो है डिस्लेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 18, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? पहला सशक्तिशील शिक्षा, दूसरा समावेशी शिक्षा, तीसरा सहयोगात्मक शिक्षा, चौथा पृथक शिक्षा। यहाँ राइट आंसर समावेशी शिक्षा। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा। आप जानते हैं कि जब हम निःशक्त बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देते हैं, सामान्य बालकों के साथ बैठाकर उनको जो है हम शिक्षा देते हैं, तो ऐसी शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रवाहपूर्ण व्याख्या मौलिकता और लचीलेपन डैश के साथ संबंधित तत्व है। प्रतिभा, गुण, अपसारी, चिंतन, त्वरण। तो यहाँ पर है राइट आंसर इसका प्रतिभा। ये प्रतिभा से संबंधित है, यानी प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलेपन के साथ जो है ये जो गुण है किससे संबंधित है? वो प्रतिभा से। क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। यानी यहाँ स्मरण, समझ, सर्जन, विश्लेषण। तो यहाँ पर राइट आंसर है सर्जन, यानी उनको सर्जन पर जो है अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। यानी प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सर्जन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो निदानात्मक परीक्षण होगा। यानी हम पहले निदानात्मक परीक्षण करेंगे, यानी वो जो है ये पता लगाएंगे कि जो है वो जो है क्यों नहीं सीख पा रहा है, उसकी जो है सीखने में कठिनाई का कारण क्या है। उसके बाद जो है हम कह सकते हैं उपचारात्मक परीक्षण फिर करेंगे। तो इसमें कहा था ना, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो अगर हम निदानात्मक परीक्षण के द्वारा उसकी कमजोरियों का पता अच्छे ढंग से लगा ले जाएंगे, तो उसका जो है हम जो है आसानी से जो है उपचारात्मक परीक्षण कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, उपचार किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका निदानात्मक परीक्षण राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। देखिए आपको क्या इसमें क्या कह रहा है? सिद्धांत चित्र और डैश दिया है के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प है विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान की स्थानांतरण, दूसरा विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, चौथा है अध्यापक के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, और चौथा तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। तो यही तो राइट आंसर होगा इसका, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। क्वेश्चन नंबर 23, एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरा है बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। तीसरा है अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। और चौथा संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो आप मॉडलिंग थ्योरी दिया था एल्बर्ट बंडूरा ने। तो यहाँ पर देखिए 23 का जो है मॉडलिंग शब्द का प्रयोग दूसरे ऑप्शन में किया गया है। बच्चे के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, इसलिए जो 23 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 वाला ऑप्शन, यानी बच्चे के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग जो है ये क्या है, एक जो है मुख्य तरीका है। आप जानते हैं कि जो इनका अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक
जो है अधिगम सिद्धांत दिया था। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार जो है इनके सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने सामाजिक वातावरण में विद्यमान निदर्श या प्रतिरूप या मॉडल कह सकते हैं के रूप में स्वीकार किए गए व्यक्तियों के व्यवहारों का अवलोकन करके उनके व्यवहारों को अपने व्यवहारों में समाहित करके कह सकते हो तथा उनका अनुकरण करके सीखते हैं, उनका जो है अनुकरण करके सीखते हैं। तो इसमें जो इसका जो है राइट जो आंसर होगा यही ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नात्मक तर्कड़ा में शामिल है। सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कड़ा, दूसरा विशिष्ट से सामान्य की ओर, तीसरा ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, चौथा है अन्वेषण परक खोज सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ। यहाँ पर देखिए जो होता है सामान्य से विशिष्ट होगा। आपको हम बताया गया है, देखिए 2 आगमन और निगमन, आगमन और निगमन। तो निगमन में देखिए आगमन में उदाहरण से नियम की ओर चलता है और निगमन में नियम से उदाहरण की ओर चलता है। आगमन में विशिष्ट से सामान्य होता है और इसमें सामान्य से विशिष्ट होता है, यानी एक दूसरे के अपोजिट हैं। और इसमें स्थूल से सूक्ष्म होता है और निगमन में सूक्ष्म से स्थूल होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर दिया गया है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। अगला, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। तो यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? E.L. थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, J.B. वाटसन, लियो वाइगोटस्की। तो इसका जो राइट आंसर होगा E.L. थॉर्नडाइक, यानी E.L. थॉर्नडाइक जो थे उन्होंने अधिगम में 3 मुख्य नियम दिया, सीखने के 3 मुख्य नियम दिए थे। तत्परता का नियम था, प्रभाव का नियम था और अभ्यास का नियम था। तो यहाँ पर जो है अभ्यास शब्द की बात किया है, तो ये किससे संबंधित है, यह किसके द्वारा यह विचार दिया गया था? E.L. थॉर्नडाइक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा जो है 26 में देखिए निम्न में से जो है कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? याद करना, ये जो है संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। गतिक प्रकरण ये भी नहीं, प्रक्रमण नहीं है। विचार करना, समानुभूति देना, यही समानुभूति देना इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो है चौथा ऑप्शन सही रहेगा, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है समानुभूति देना। अगला क्वेश्चन, अगला हम देखते हैं, अगला नंबर क्या है 27। 27 जो है एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, कामा डैश है। इसमें 4 विकल्प आपको दिया है, अभिप्रेरणा यानी प्रेरण, अध्यवसाय, संवेग, वचनबद्धता। तो यहाँ से तो क्लियर ही है, ये अभिप्रेरणा होगा, यानी मोटिवेशन, यानी आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है, व्यवहार पर प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है। तो जानते हैं जो है अभिप्रेरणा एक तरीके से यह एक ऐसी जो है आंतरिक शक्ति होती है या यह ऐसे प्रेरक शक्ति होती है जो किसी कार्य को करने के लिए बालक को प्रेरित करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? पहला जो है पहला है पुरस्कार, प्रेरक, दूसरा संवेग, तीसरा आवश्यकता, चौथा उत्प्रेरणा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो जो होगा आवश्यकता। क्या होगा? आवश्यकता। आवश्यकता को मांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मांग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखिएगा आवश्यकता ही होगा, है ना। देखिए अब प्रेरणा के जो तत्व होते हैं, प्रेरणा के जो तत्व में पहला होता है जैसे आप जानते हैं आवश्यकता होता है, फिर अंतर्नोद होता है, फिर जो होता है आप कह सकते हैं कि प्रेरक होता है, उद्दीपक होता है, जो है इस तरीके से अब प्रेरणा के तत्व होते हैं। तो इसमें आवश्यकता है, आवश्यकता मेन है। क्वेश्चन नंबर 29, डैश प्रेरणाएँ अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्था तक पहुँचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करते हैं। प्रेरणाएँ अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक
पहुँचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करती हैं। प्रभावी प्रेरणाएँ भावात्मक, संरक्षणोन्मुखी और सुरक्षाोन्मुखी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये जो होगा भावात्मक। यहाँ पर क्या आंसर होगा? भावात्मक प्रेरणाएँ अनुभूति की बात किया है, अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्था तक पहुँचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भावात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? पहला है अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, दूसरा है सहपाठियों से प्रतियोगिता, तीसरा है अर्थपूर्ण संबंध और चौथा है माता पिता की ओर से दबाव। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो होगा वो होगा अर्थपूर्ण संबंध। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? अर्थपूर्ण संबंध जो होगा अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर जो है अर्थपूर्ण संबंध रहेगा राइट आंसर। तो आज हमने सीटेट 2014 जो कि सितंबर माह में आयोजित हुआ था, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित जितने भी प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को हमने सॉल्व करा दिया है। यदि आपको ये सभी प्रश्न जिसकी हमने व्याख्या किया है, जो समझाए हैं, यदि आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।